नमस्कार। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की 5 बहुत ही दिलचस्प धाराओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये धाराएं बर्डन ऑफ प्रूफ यानी सबूत के भार से जुड़ी हैं। मतलब ये तय करती हैं कि किसी केस में किस बात को साबित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो चलिए इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं जो शायद कभी ना कभी किसी के जहन में आया हो। मान लीजिए कोई इंसान 7 साल से लापता है। उसके घरवालों ने, दोस्तों ने, किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं सुना। तो ऐसे में कानून उसे क्या मानेगा, जिंदा या कुछ और? इसका जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। कानून ये मान सकता है कि वो इंसान अब जीवित नहीं है। जी हाँ, और ये सिर्फ कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि कानून का एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। इसे इसलिए बनाया गया है ताकि चीजें हमेशा के लिए उलझी ना रहें। चलिए आज ऐसे ही कुछ दिलचस्प कानूनी सिद्धांतों को और करीब से जानते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ये कानूनी मान्यता यानी लीगल प्रिजम्पशन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में सबूत के नियम कैसे काम करते हैं। इसके बाद बात होगी उन मामलों की जहां विश्वास दांव पर होता है, और फिर जानेंगे कि कुछ असाधारण हालात में कानून के नियम कितने सख्त हो जाते हैं। और अंत में इन सबको मिलाकर एक निष्कर्ष निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को ही समझ लेते हैं कि एक कानूनी मान्यता या जिसे हम लीगल प्रिजम्पशन कहते हैं वो आखिर है क्या। इसे समझने का एक बहुत आसान तरीका है। सोचिए, ये अदालत की एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग की तरह है। देखिए, किसी भी कानूनी केस में एक चीज होती है बर्डन ऑफ प्रूफ। सीधा सा मतलब है अपनी बात को सच साबित करने की जिम्मेदारी। तो ये जो कानूनी मान्यताएं हैं ना, ये इसी जिम्मेदारी को तय करने में मदद करती हैं ताकि केस एक जगह रुका ना रहे और आगे बढ़ सके। तो होता क्या है, अदालत एक लॉजिकल पॉइंट से शुरू करती है, एक शुरुआती धारणा बना लेती है। इसी को प्रिजम्पशन कहते हैं। ये हो गई डिफ़ॉल्ट सेटिंग। अब अगर किसी को लगता है कि यह धारणा गलत है और इसे बदलना है, तो भाई सबूत लाने की जिम्मेदारी भी फिर उसी की होगी। चलिए अब आते हैं उन धाराओं पर जिनका ताल्लुक हमारी आम जिंदगी से बहुत ज्यादा है। बात करेंगे सेक्शन 111, 112 और 113 की। सेक्शन 111 ये ठीक उसी सवाल का जवाब है जिससे हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। ये कहता है कि अगर कोई इंसान 7 साल तक उन लोगों की पहुंच से बाहर है जिन्हें आम तौर पर उसकी खबर होनी चाहिए थी, जैसे कि परिवार वाले, करीबी दोस्त, तो कानून ये मानकर चलेगा कि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं है। और ये 7 साल का जो टाइम पीरियड है ना, ये बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? ताकि संपत्ति के मामले, विरासत के मुद्दे या दूसरे कानूनी काम हमेशा के लिए लटके ना रहें। अब यहाँ भी वही डिफ़ॉल्ट सेटिंग वाली बात लागू होती है। कानून ने तो मान लिया कि व्यक्ति जीवित नहीं है। अगर कोई कहता है कि नहीं वो जिंदा है, तो सबूत उसे ही पेश करना होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 112 की तरफ। ये सेक्शन रिश्तों को एक तरह की कानूनी स्थिरता देता है। मतलब अगर दो लोग काफी समय से एक दूसरे के साथ पार्टनर के तौर पर या मकान मालिक किराएदार के तौर पर या फिर प्रिंसिपल एजेंट की तरह बर्ताव कर रहे हैं, तो कानून भी यही मानकर चलेगा कि हाँ, उनके बीच ये रिश्ता सच में है। उदाहरण के लिए जैसे बिजनेस पार्टनर्स हों या मकान मालिक और किराएदार। ये नियम इसलिए जरूरी हैं ताकि कोई भी इंसान अचानक से एक चले आ रहे रिश्ते को मानने से इनकार न कर दे। और यहाँ भी सबूत का भार उसी पर होगा जो ये दावा करेगा कि अब ये रिश्ता मौजूद नहीं है या कभी था ही नहीं। अब है सेक्शन 113, जो एक बहुत ही सीधी साधी और आम बात पर आधारित है, और वो है कब्जा यानी पोजेशन। देखिए, कानून का एक सीधा सा नियम है, अगर कोई चीज किसी के कब्जे में है तो पहली नजर में कानून यही मानेगा कि वही उस चीज का मालिक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी के पास कोई चीज है तो उसे ये साबित नहीं करना कि वो उसका मालिक है, बल्कि जो इंसान उस कब्जे को चुनौती दे रहा है उसे ये साबित करना पड़ेगा कि असली मालिक तो कोई और है। इससे चीजें कितनी आसान हो जाती हैं, है ना? चलिए अब एक थोड़ी अलग स्थिति को देखते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां रिश्ता सिर्फ लेन देन का नहीं बल्कि भरोसे और विश्वास का है। यहां बात आती है सेक्शन 114 की, जो अच्छी नियत यानी गुड फेथ के बारे में है। ये सेक्शन उन लेन देन पर लागू होता है जहां एक व्यक्ति दूसरे पर एक्टिव कॉन्फिडेंस यानी कि एक भरोसे वाली पोजीशन में होता है, जैसे एक वकील और उसका क्लाइंट, एक डॉक्टर और उसका मरीज, या माता पिता और उनके बच्चे। इन मामलों में कानून उस पक्ष की सुरक्षा करता है जो भरोसे के कारण थोड़ा कमजोर हो सकता है।
और यहाँ पर सबूत के भार का पूरा खेल ही पलट जाता है। देखिए, आमतौर पर किसी सौदे में जो पार्टी धोखाधड़ी का आरोप लगाती है उसे ही ये साबित भी करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई क्लाइंट अपने वकील के साथ कोई सौदा करता है, मान लीजिए कोई जमीन बेचता है, तो यहाँ जिम्मेदारी वकील की होगी। उसे ये साबित करना होगा कि ये सौदा बिल्कुल साफ सुथरा था और पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत से किया गया था। अब बात करते हैं कुछ असाधारण और गंभीर हालात की। यहाँ कानून के नियम भी बहुत सख्त हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 115 की, जो डिस्टर्ब्ड एरियाज यानी अशांत क्षेत्रों में लागू होने वाले नियमों से जुड़ा है। यह एक बहुत ही सख्त कानूनी धारणा है जो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ लगाई जाती है जिस पर किसी घोषित अशांत क्षेत्र में कुछ खास तरह की गंभीर अपराध करने का आरोप हो। इसका मकसद सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना होता है। तो ये धारणा कब लागू होती है? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली, व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 147 से 150 के तहत दंगा या वैसे ही अपराध का आरोप हो। दूसरी, ये अपराध किसी घोषित अशांत क्षेत्र में हुआ हो। और तीसरी, वो व्यक्ति उस जगह पर मौजूद पाया गया हो जहां सुरक्षा बलों के खिलाफ हथियार या विस्फोटक इस्तेमाल किए गए थे। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो कानून ये मानकर चलेगा कि उस व्यक्ति ने वो अपराध किया है और फिर उसे खुद को बेगुनाह साबित करना होगा। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसे जल्दी से एक बार दोहरा लेते हैं। इन सभी धाराओं का एक ही मकसद है, न्याय की प्रक्रिया को एक तर्कसंगत और प्रैक्टिकल बेस देना, ताकि मामले बिना वजह अटके ना रहें। तो खास बातें क्या निकल कर आईं? सेक्शन 111 के मुताबिक 7 साल से लापता इंसान को कानून मृत मान सकता है। सेक्शन 112 और 113 कहते हैं कि जो रिश्ते और कब्जा जैसा दिखता है, कानून उसे वैसा ही मानता है। सेक्शन 114 में जहां भरोसे का रिश्ता हो, वहां ताकतवर पक्ष को अपनी अच्छी नीयत साबित करनी पड़ती है। और सेक्शन 115 के तहत अशांत क्षेत्रों में कुछ गंभीर अपराधों के लिए मौजूदगी के आधार पर ही किसी को दोषी माना जा सकता है।